हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले जाके पार्ट 1 देखो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आज हम ड्रैगन बॉल काकुमे को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मेरी तुम लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना। तो तुम्हारा और टाइम ना लेते हुए चलो शुरू करें। पिछली वीडियो में हम देखते हैं कि वेजिटा और तीनों एडमिरल एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वेजिटा बोलता है आ जाओ। उसके बाद वो तीनों एडमिरल पावर अप करने लग जाते हैं और लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। वहाँ खड़े सभी के सभी साइयन्स उन्हें बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं। हर जगह उनकी पावर का प्रेशर फैल रहा होता है और तभी ये सब देख के वहाँ से वो साइयन्स जाने लग जाते हैं और उन्हें देख के पीछे पीछे और भी साइयन्स जाने लग जाते हैं। वेजिटा उन्हें जाते हुए देखता है और गुस्से में बोलता है, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो जाओ डरपोको, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। जिस दिन दुश्मन तुम्हारे दरवाजे पे होगा तुम्हें मारने के लिए, उस समय मेरे पास रोते हुए मत आना। वेजिटा की बात सुन के वो सभी के सभी साइयन्स अपनी जगह पे ही रुक जाते हैं और घूम के वेजिटा को गुस्से में देखने लग जाते हैं। और तभी अचानक से हुबा वेजिटा पे पीछे से अटैक कर देता है और बोलता है, अब तुम हमसे लड़ रहे हो। और वेजिटा ये पहले ही सेंस कर चुका होता है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और अगले ही पल वो हुबा के पीछे होता है और हुबा बहुत ही कंफ्यूज होता है कि अचानक से क्या हुआ। हुबा वेजिटा को पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन तब तक वेजिटा हुबा के आगे आ चुका है और उसके पेट में बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है। लेकिन वेजिटा के हिसाब से ये पंच बिल्कुल कैजुअल होता है, जिसमें उसमें ज्यादा ताकत लगाई ही नहीं होती। लेकिन वेजिटा का पंच लगते ही हुबा बहुत ही दूर जाके गिरता है और साथ में ही वो काफी साइयन्स से भी टकरा जाता है, जिससे वो उन साइयन्स को भी अपने साथ ले गया होता है। हुबा बहुत ही घायल हो चुका होता है और तभी लेरस भी वेजिटा पे अपनी की ब्लास्ट से अटैक करने की कोशिश करता है और अपने की ब्लास्ट को वेजिटा की तरफ लॉन्च कर देता है। पर वेजिटा इस अटैक को डॉज करने की कोशिश तक नहीं करता और अपनी जगह पे खड़ा रहता है। वो अटैक आके वेजिटा को लगता है, लेकिन वेजिटा को इस अटैक से थोड़ी भी खरोच तक नहीं आई होती। वेजिटा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा होता और इस अटैक की वजह से हर जगह धूल फैल जाती है, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। लेरियस वेजिटा को देखने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और तभी अचानक से वेजिटा लेरियस के सामने आ जाता है और उसके मुंह वो पकड़ के उसके पेट में जबरदस्त लात मारता है। वेजिटा ने इस लात में ज्यादा ताकत नहीं लगाई होती, लेकिन लेरियस के लिए ये बहुत ही ज्यादा होती है और ये लात लगते ही उसके मुंह से खून निकलने लग जाते हैं। वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो भी घायल होकर जमीन पे गिर जाता है। और तभी फेनल भी वेजिटा पे पीछे से ऐसे अटैक करने का डिसाइड करती है और अपनी की एनर्जी से उसने एक वेपन बना ली होती है। पर वेजिटा के अभी भी वही रिएक्शन होते हैं। वेजिटा को इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता और फेनल फाइनली वेजिटा पे अटैक लैंड करने ही वाली होती है कि तभी वेजिटा नीचे झुकता है और अपने हाथ जमीन पे रखता है और स्टाइल से फेनल के पेट में किक करता है। इस किक को देख के लग रहा होता है कि ये काफी पावरफुल किक है। फेनल के मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो जमीन के बिल्कुल ऊपर से उड़ते हुए जाके एक चट्टान से टकराती है। फेनल की हालत बहुत ही खराब होती है। जिस चट्टान से वो टकराई होती है उसके टुकड़े हो गए होते हैं और जिस जगह पे लड़ रहे होते हैं वो जगह भी तबाह हो चुकी होती है। हर जगह बस धूल फैली होती है, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। हम देखते हैं कि वेजिटा ने उन सबको बस कुछ ही सेकंड्स में हरा दिया है और उन सब की हालत बहुत ही बुरी होती है। पर वेजिटा के फेस का रिएक्शन अभी भी चेंज नहीं हुआ होता, वो अभी भी सेम ही है। और वहाँ एक साइन वेजिटा के बिल्कुल पास खड़ा होता है और वेजिटा उसकी तरफ गुस्से में देखता है और वो साइन वेजिटा को ऐसे देख के काफी डर जाता है। वो डरते हुए बोलता है, तुम एक मॉन्स्टर लग रहे हो, तुम तो एक बीस्ट हो, एक खून का प्यासा बीस्ट। वेजिटा बोलता है, क्या तुम अब समझे कमजोर होना कैसा होता है? क्या तुम्हें समझ आया कि खुद को और अपनों को ना बचा पाना उससे जो तुम्हारे मुकाबले बहुत ही ज्यादा खतरनाक है? और तभी जिस चट्टान से फेनल टकराई थी वो टूटने लग जाती है और देखते ही देखते उसमें एक ब्लास्ट होता है। उस चट्टान में एक बहुत ही बड़ा छेद हो चुका होता है। हम देखते हैं कि ये फेनल ने किया होता है, वो सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। फेनल बहुत ही गुस्से में होती है और वेजिटा पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और वेजिटा भी इसके लिए रेडी होता है। फेनल चिल्ला के हुबा और लेरियस को बोलती है, चलो दोस्तों अब ट्रांसफॉर्म हो जाओ। हम देखते हैं कि वो दोनों काफी बुरी हालत में होते हैं और अब भी वो खड़े होने की कोशिश कर रहे होते हैं और थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद वो दोनों खड़े हो जाते हैं। वो दोनों बहुत ही सीरियस होते हैं और अपनी पावर अप करने लग जाते हैं। वो दोनों सुपर सेन में चेंज हो गए होते हैं, लेकिन हम जानते हैं सुपर सेन में चेंज होने के बाद भी वो वेजिटा के आसपास भी
नहीं है। और वेजिटा उन्हें ट्रांसफॉर्म होता देख बहुत ही खुश होता है, जैसे वेजिटा को पहले से ही पता हो वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, जैसे वेजिटा ने पहले से ही ये सब प्लान कर रखा हो। और तभी वहाँ कोई आता है जो कि बहुत ही सीरियस होता है। वो बोलता है शांत हो जाओ। हम देखते हैं कि ये किंग सडाला है। वो यहाँ अपने काफी सारे रोबोट्स गार्ड के साथ आया होता है। किंग सडाला बोलता है जैसा मैंने सोचा था, आजकल हम बस इन रोबोट्स पे ही भरोसा कर सकते हैं और तुम सब तो मेरा आदेश ना मानने में बेहतर और बेहतर होते जा रहे हो। वेजिटा अभी भी अपनी गोल्ड ब्लू फॉर्म में होता है। वेजिटा बोलता है ये क्या सर्कस है, हमें अपना हिसाब खत्म करने दो, सबके लिए यही अच्छा होगा। तभी किंग सडाला गुस्से में बोलता है मुझे तुम्हारे एक दूसरे से हिसाब खत्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये डिमोनिक फॉर्म मेरे प्लेनेट पे यूज मत करो, और अगर अगली बार मैंने तुम्हें इस डिमोनिक फॉर्म को यहाँ यूज करते हुए पकड़ा तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। फनल किंग सडाला की बात सुन के काफी उदास होती है और वेजिटा भी इस चीज से काफी डिसअपॉइंटेड होता है। वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में वापिस आ जाता है और सभी वेजिटा को देख रहे होते हैं। वेजिटा बोलता है बुल्मा आओ चले, और तभी सीन चेंज होता है। हमें एक प्लेनेट को दिखाया जाता है। ये वही प्लेनेट है जहाँ हिट आया होता है और फ्रोट उसका पीछा कर रहा होता है, और हमें वहाँ पानी के अंदर एक क्रीचर दिखाया जाता है। ये क्रीचर किसी को देख रहा होता है और जिसे वो देख रहा होता है वो होते हैं हिट और फ्रोस्ट। शायद हिट यहाँ इस क्रीचर को मारने आया है और फ्रोस्ट अभी भी हिट के साथ ही होता है। और तभी हिट उस क्रीचर को देख लेता है और वो क्रीचर भी हिट को देख लेता है और पानी के अंदर चला जाता है। शायद वो कुछ प्लान कर रहा है। और तभी वो वहाँ से भागने लग जाता है। वो अपने पूरी स्पीड में तैरते हुए कहीं दूर जाने लग जाता है और काफी दूर जाने के बाद वो पानी से बाहर आता है। वो क्रिएचर सोच रहा होता है कि मैं 20 मिनट तक अपनी पूरी स्पीड से तैरते हुए यहाँ तक आया हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब वो मुझे ढूंढ पाएंगे। और तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो पीछे मुड़ के देखता है। हम देखते हैं कि हिट ने उसे ढूंढ लिया है। हिट बहुत ही सीरियस होता है और वो क्रिएचर हिट को ऐसे देख के डर जाता है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार हिट ने उसे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। वो क्रिएचर हिट पे अटैक करने के लिए अपने हाथ को उठाता है और उसके हाथ से पत्थर शूट होने लग जाते हैं। और फ्रोस्ट हिट को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। फ्रोस्ट वेट कर रहा होता है कि हिट कब अपने टाइम लैप का यूज करेगा, और फाइनली हिट अपने टाइम लैप का यूज करता है। और तभी एक पल के लिए सब कुछ रुक सा जाता है। हिट उस अटैक को इजीली डोज कर लेता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वो अटैक अपनी डायरेक्शन चेंज करके हिट की तरफ वापिस आने लग जाता है और हिट ये देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और तभी हिट के पीछे से एक बीम अटैक आता है जो उस पत्थर के टुकड़े कर देता है। हिट पीछे मुड़ के देखता है और हमें दिखता है कि ये और कोई नहीं, ये फ्रोस्ट है। फ्रोस्ट हिट को बोलता है यूर वेलकम। हिट को फ्रोस्ट की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होती। हिट बहुत ही सीरियस हो जाता है और उस क्रिएचर पे बीम के अटैक करता है और तभी वो क्रिएचर वही मर जाता है। हिट के चेहरे को देख के लग रहा होता है कि उसे ये करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और तभी वो किसी और प्लेनेट पे आ जाते हैं। हिट किसी का पीछा कर रहा होता है और इस प्लेनेट पे काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं। इन पेड़ों को देख के लग रहा होता है कि यहाँ के लोग इन पेड़ों पे ही रहते हैं। हिट अपने टारगेट के पीछे आया होता है ताकि वो उसे बीम अटैक से मार सके, और जैसे ही वो उस पे अटैक करने ही वाला होता है कि कोई और उस पे पहले ही अटैक कर देता है। और ये देख के हिट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। हम देखते हैं कि ये किसी और ने नहीं, ये फ्रोस्ट ने किया होता है। फ्रोस्ट स्माइल करके बोलता है असैसिन बनना इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। और हिट गुस्से में फ्रोस्ट का बहुत ही जोर से हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। फ्रोस्ट हंसते हुए बोलता है क्या तुम अपने टारगेट को अच्छे से हिट नहीं कर पा रहे, या मैं ही तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। और ये सुनते ही हिट फ्रोस्ट का हाथ और भी जोर से दबाने लग जाता है और बोलता है तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी जब तक कि हमारा समय खत्म ना हो जाए, क्या तुम्हें ये बात समझ आई। और फ्रोस्ट को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। फ्रोस्ट बोलता है आउच, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम मुझसे बेहतर हो। और ये बोलते ही फ्रोस्ट अपने हाथ को इससे छुड़ा लेता है और जंप लेके उससे दूर चला जाता है। फ्रोस्ट लड़ने के लिए तैयार होता है। हिट अभी भी बहुत ही गुस्से में होता है लेकिन वो लड़ना नहीं चाह रहा होता। फ्रोस्ट बोलता है चलो भी लड़ो मुझसे। और तभी सीन चेंज होता है। हमें ग्रैंड प्रिंस का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंड प्रिंस अपनी चेयर पे बैठा होता है। ग्रैंड प्रिंस को देख के लग रहा होता है कि वो काफी दर्द में है और अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है। और तभी जेनो का गार्ड वहाँ आता है और बोलता है ग्रैंड प्रिंस मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी ये सब चीजें छुपाने की, लेकिन आज नहीं तो कल किंग को ये सब पता चलना ही है। ये सुन के ग्रैंड प्रिंस धीरे धीरे दर्द में बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए खुद को और खतरे में मत डालो।
रोगार्ड ग्रैंड प्रिंस को बोलता है ठीक है। ग्रैंड प्रिंस जो कुछ भी अभी तक हुआ है उसके बारे में सोच के गुस्से में आ रहा होता है और तभी सीन चेंज होता है। हमें एक जगह दिखाई जाती है जो कि बादलों के बिल्कुल बीच में होती है। हम देखते हैं कि गोहान, टोपो, जिरन यहाँ कुछ बात कर रहे होते हैं, जिसका मतलब है कि अब हम यूनिवर्स 11 में हैं। हम देखते हैं कि मार्गरीटा और डिस्पो पीछे खड़े होते हैं। मार्गरीटा बेलमोंट की बॉडी के साथ कुछ कर रही होती है, शायद वो बेलमोंट की बॉडी को हील करने की कोशिश कर रही है, पर बेलमोंट की बॉडी को देख के लग रहा है कि वो पहले से ही मर चुका है। और टोपो ये सब देख के काफी गुस्से में आया होता है। गोहान मार्गरीटा को बेलमोंट की बॉडी के साथ कुछ करता हुआ देख के बोलता है क्या लॉर्ड बेलमोंट अभी भी हैं? जिरन बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा होता है। जिरन बोलता है मार्गरीटा के पास कोई भी हक नहीं है कि वो लॉर्ड बेलमोंट को दोबारा से जिंदा कर सके और ना ही उन्हें हक है कि वो लॉर्ड बेलमोंट को मार सके, पर अभी भी हमें उम्मीद है कि लॉर्ड बेलमोंट अभी भी हमारे साथ है, मरे नहीं हैं, और अगर ऐसा है तो मार्गरीटा उन्हें जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। गोहान बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, और अगर हमारी बात चल ही रही है और मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। जैसा कि तुम जानते ही हो इंसाफ के मामले में मैं काफी कुछ तुम्हारे जैसा ही हूँ और इसीलिए मैं प्राइड ट्रूथ को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो वो बोलता है अगर तुम मुझसे पूछो तो तुमने बहुत ही गलत समय पे पूछा है। और ये सुन के गोहान खड़ा हो जाता है और उनकी तरफ हाथ जोड़ के बोलता है मैं दिल से माफी मांगता हूँ, इस समय पे मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। जिरन गोहान को ऐसे देख के थोड़ा सा शौक हो जाता है और बोलता है ऐसी बात नहीं है। टोपो बोलता है गोहान सुनो, अभी हम थोड़ा टेंशन में हैं जब से डिवाइन इमॉर्टैलिटी हैंड ओवर रिचुअल हुआ है, पर हम उसके लिए तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। जिरन बोलता है हाँ पर हम तुम्हें बस तुम्हारी एक रिक्वेस्ट करने से प्राइड ट्रूपर्स में नहीं ले सकते, उसके लिए तुम्हें पहले हमारे साथ मिशन पे जाना होगा और मिशन पूरा होने के बाद हम तुम्हें रेट करेंगे कि तुम काबिल हो या नहीं। गोहान खुश होके बोलता है मुझे मंजूर है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जिरन। और तभी डिस्पो को कुछ सुनाई देता है। डिस्पो बोलता है सभी चुप हो जाओ, और वो बेलमोंट की तरफ देखता है और काफी ध्यान से कुछ सुनने लग जाता है। और अगले ही पल डिस्पो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और डिस्पो हंसते हुए बोलता है मैंने अभी अभी इनकी सांसें सुनी, लॉर्ड बेलमोंट अभी जिंदा हैं। और ये सुनते ही वो सभी शॉक हो जाते हैं और टोपो की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि लॉर्ड बेलमोंट टोपो का टीचर रह चुका है। और तभी सीन चेंज होता है, हमें अर्थ पे मॉन्स्टर आइलैंड को दिखाया जाता है और कोई अननोन चीज उस आइलैंड पे गिर रही होती है। और तभी हमें एंड्रॉइड 17 को दिखाया जाता है। एंड्रॉइड 17 भी उस चीज को लैंड होते हुए देख लेता है और तभी वो चीज आके जमीन पे लैंड करती है और हम देखते हैं कि वो एक स्पेसशिप होती है। उसमें से एक इंसान बाहर आया होता है पर उसे कोई चोट नहीं आई होती। वो बोलता है बेकार रोबोट, अब मुझे कुछ हफ्ते और लगेंगे। खैर एंड्रॉइड 17 कहाँ है? हम देखते हैं कि 17 उसी के ऊपर होता है। 17 बोलता है तुम तो वही हो ना यूनिवर्स 3 के पेपी रामी, सही कहा ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे प्लेनेट पे? असल में उसका नाम पेपी रामी नहीं पेपरोनी होता है। और वो 17 को देख के बहुत ही शौक हो जाता है। वो बोलता है ये कैसे हो सकता है, मेरा ट्रैकर तुम्हें कहीं और दिखा रहा है। और तभी उसके ट्रैकर से आवाज आती है तुम पहुंच चुके हो, जिसका मतलब है कि एंड्रॉइड 17 की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो ट्रैकर उसे ट्रैक ही नहीं कर पा रहा होता। पेपरोनी एंड्रॉइड 17 को बोलता है 17 मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, कैसा हो अगर तुम मेरे साथ टीम अप कर लो? मुझे अपनी हद से भी ज्यादा आगे जाना पड़ा था जब मैंने अपने यूनिवर्स के सुप्रीम काय के डीएनए से एक एंड्रॉइड बनाया यहाँ तक पहुँचने के लिए। और ये सुन के 17 सीरियस हो जाता है और बोलता है मुझ तक पहुंचने के लिए क्या तुमने मेरा भी डीएनए लिया था? पेपरोनी बोलता है हाँ बस एक बाल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और 17 को ये बात सुन के थोड़ा सा गुस्सा आया होता है। वो बोलता है दोबारा ऐसा करने की सोचना भी मत। पेपरोनी बोलता है ठीक है। और ये सुनते ही एंड्रॉइड 17 वहाँ से जाने लग जाता है और बोलता है और हाँ मुझे तुम्हारे प्रपोजल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पेपरोनी बोलता है एक बार पहले जो हुआ उसके बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, उन्हें कौन बचाएगा? 17 बोलता है मुझे उनकी रक्षा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पेपरोनी बोलता है इतना ज्यादा अहंकार, क्या तुम्हें कोई भी आइडिया है इस बार तुम्हारे कौन दुश्मन है? एंड्रॉइड 17 बोलता है मरने के बाद ये सब मायने ही नहीं रखता, चीजें ऐसे ही चलती हैं। पेपरोनी एंड्रॉइड 17 की बात सुनकर थोड़ा सा शौक हो जाता है कि एक ऐसा इंसान है जिसे किसी भी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और तभी एक आवाज आती है
डैड, हम देखते हैं कि एंड्रॉइड 17 के बच्चे होते हैं और 17 उन्हें डांटते हुए बोलता है, सफीर पीयल तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और तभी एंड्रॉइड 17 की वाइफ वहाँ आती है और 17 को बोलती है, मैं इन्हें यहाँ खेलने के लिए लाई हूँ और हमने तुम्हारी बात सुनी डार्लिंग। और ये बोलते हुए वो थोड़ी उदास लग रही होती है। तभी एंड्रॉइड 17 का बेटा रोते हुए बोलता है, डैड हम मरना नहीं चाहते और हम ये भी नहीं चाहते कि आप मर जाओ। और उसे ऐसे रोता हुआ देख के एंड्रॉइड 17 की वाइफ बोलती है, कोई नहीं मरेगा मेरे प्यारे बेटे, हमारे पास अभी काफी समय है जीने के लिए और मजा करने के लिए। और ये सुन के एंड्रॉइड 17 थोड़ा सा उदास हो जाता है और सोचने लग जाता है वो सारी चीजें, वो सारे लम्हे जो उसने अपनी फैमिली के साथ बिताए हैं। और थोड़ी देर सोचने के बाद एंड्रॉइड 17 बोलता है, ठीक है प्लान क्या है पेपरोनी। और पेपरोनी ये सुन के हंसने लग जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है आखिरकार पेपरोनी का क्या प्लान है, कमेंट में बताओ। टारगेट रखते हैं 120 कमेंट्स का। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। तो भाई अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। और हमारे साथ साथ इस मांगा के क्रिएटर्स को भी अपनी सपोर्ट दिखाइए। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उनके अकाउंट्स की लिंक मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it.